हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ इशमीत कौर। मैं आपकी अप्लाइड स्किल्स में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की ट्रेनर। आज का हमारा टॉपिक है आपका IAS 20। कल डे 1 हमने आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने IAS 16 कंप्लीट कर लिया था। अब IAS 16 हमने कौन सा कवर किया था? IAS 16 हमने कवर किया था प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब इस लेक्चर से हम आपका चैप्टर नंबर 2 IAS 20 पढ़ने जा रहे हैं। अब IAS 20 कौन सा है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। अब हम इस स्टैंडर्ड में ये पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ग्रांट्स की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इसमें हमने क्या पढ़ना है, इसमें जो IAS 20 है वो सिर्फ हमने इन कंटेक्स्ट IAS 16 के कंटेक्स्ट में पढ़ना है। मतलब IAS 16 है हमारा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर। अगर किसी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को एक्वायर करने के लिए मुझे कुछ ग्रांट रिसीव होता है तो हम उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो IAS 20 में हम कवर करेंगे। Government grant often provide money or incentives to companies to export their goods or to promote local employment. Government grants could be revenue grants or capital grants. अब जो गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, सबसे पहले गवर्नमेंट ग्रांट्स का मीनिंग समझो। गवर्नमेंट ग्रांट्स का मतलब गवर्नमेंट ऑफन प्रोवाइड मनी और इंसेंटिव्स टू कंपनीज टू एक्सपोर्ट देयर गुड्स और टू प्रमोट लोकल एम्प्लॉयमेंट। जो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, मॉनिटरी सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसको हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ग्रांट कहते हैं। अब गवर्नमेंट ग्रांट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज रेवेन्यू ग्रांट एंड अनदर इज कैपिटल ग्रांट। रेवेन्यू ग्रांट क्या होता है? रेवेन्यू ग्रांट का मतलब जो किसी रेवेन्यू एक्सपेंसेस के अगेंस्ट दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड पेरोल कॉस्ट ऑफ द एंटिटी। पेरोल कॉस्ट के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने क्या किया? एक रेवेन्यू ग्रांट दे दिया। रेवेन्यू ग्रांट किसके लिए होता है? रेवेन्यू ग्रांट होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। कैपिटल ग्रांट क्या होता है? कैपिटल ग्रांट वो होता है जो कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। ऐसा ग्रांट जिससे मैं कोई एसेट परचेज कर सकती हूँ और वो एसेट कौन सा है? नॉन करंट एसेट है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल ग्रांट कहेंगे। ठीक है। अब जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं रिलेटिंग टू ग्रांट? IAS 20 फॉलोज 2 जनरल प्रिंसिपल्स व्हेन डिटर्मिनिंग द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट्स। IAS 20 है हमारा, वो 2 बेसिक प्रिंसिपल्स जो है वो फॉलो करता है वाइल डिसाइडिंग अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट्स। और वो कौन से जनरल प्रिंसिपल्स हैं? फर्स्ट है प्रूडेंस एंड नेक्स्ट है एक्रूअल्स। प्रूडेंस का मीनिंग, प्रूडेंस मीन्स ग्रांट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड until the conditions for receipt have been compiled and there is reasonable assurance that the grant will be received. अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड, ग्रांट्स मुझे तब तक अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉग्नाइज करने जब तक उन ग्रांट से रिलेटेड तो जो अटैच कंडीशंस हैं वो एंटिटी सेटिस्फाई ना कर ले। यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि ग्रांट जो हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ ग्रांट्स होते हैं। कौन से? एक तो कंडीशनल ग्रांट्स एंड अनकंडीशनल ग्रांट्स। अब कंडीशनल ग्रांट्स कौन से होते हैं? कंडीशनल ग्रांट्स का मतलब जिस ग्रांट से रिलेटेड कोई ना कोई कंडीशंस अटैच की होती है गवर्नमेंट ने, उसको हम कंडीशनल ग्रांट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने एक ऐसे स्कीम डिक्लेयर की कि हम उन एंटिटीज को पेरोल कॉस्ट जो है उनकी, उन एंटिटीज की पेरोल कॉस्ट के अगेंस्ट ग्रांट देंगे जो आने वाले 1 साल में, जो आने वाले 1 ईयर में 1000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। ये क्या हो गया? ये कंडीशनल ग्रांट हो गया। अब
अनकंडीशनल ग्रांट का क्या क्राइटेरिया होता है? अनकंडीशनल ग्रांट जैसे ही में रिसीव हुआ वैसे ही हम रिकॉग्नाइज कर देते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब नेक्स्ट है अक्रूअल प्रिंसिपल। अक्रूअल प्रिंसिपल किस बारे में बात करता है? ग्रांट शुड बी मैच्ड विद द एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स विच दे आर इंटेंडेड टू कंट्रीब्यूट। मतलब कि हर एक ग्रांट के, जो भी ग्रांट हमें रिसीव हुआ है उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्सपेंडिचर होना चाहिए। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ग्रांट उसी लिए दे रही है, किसके लिए? कोई एक्सपेंडिचर के लिए। अब वो चाहे एक्सपेंडिचर किसका हो सकता है? परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट का, या वो एक्सपेंडिचर हो सकता है मेरा कोई रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, सो जो भी मुझे ग्रांट रिसीव हुआ, मैचिंग कंसेप्ट या अक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है जो भी ग्रांट मुझे रिसीव हुआ है उसके अगेंस्ट मुझे कोई ना कोई एक्सपेंडिचर जो है वो इनकर करना है। सो ये थे आपके ग्रांट से रिलेटेड जनरल प्रिंसिपल्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इन ग्रांट्स का, किस तरह से इनको रिकॉग्नाइज करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रांट्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से? ग्रांट्स जो हैं हमारे पास वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से? एक तो रेवेन्यू ग्रांट्स एंड देन कैपिटल ग्रांट्स। रेवेन्यू ग्रांट्स वो ग्रांट्स होते हैं जो मुझे किसी रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए मिले हैं। कैपिटल ग्रांट्स जिससे हम कोई भी नॉन करंट एसेट एक्वायर कर सके, उनको कैपिटल ग्रांट कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे रेवेन्यू ग्रांट्स क्या होता है। द रिकॉग्निशन ऑफ ग्रांट विल डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस। जो रेवेन्यू ग्रांट है वो उसके रिकॉग्निशन, यानी कि ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बताने लगे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आपके एफआर जो है वो मेन इंडियन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में डिवाइड है। अब ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिफरेंट इवेंट्स या सर्कमस्टांसेस या डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बने हैं। सो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बताते हैं कि दैट पर्टिकुलर एसेट जो है या दैट पर्टिकुलर लाइबिलिटी कब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज होगी, एंड देन बताते हैं हमें मेजरमेंट क्राइटेरिया। मेजरमेंट क्राइटेरिया मतलब कि दैट पर्टिकुलर एसेट और दैट पर्टिकुलर लाइबिलिटी को किस वैल्यू पे मैं मेजर करूंगी। सो यहाँ पे हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स में जो रेवेन्यू ग्रांट्स हैं उसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। So if the grant is paid when evidence is produced that certain expenditure has been incurred, the grant should be matched with that expenditure. So meaning यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको एविडेंस मिल गया है, ये प्रूफ मिल गया है कि जो ग्रांट रिसीव हुआ था उसके अगेंस्ट जो एक्सपेंडिचर है वो इनकर कर दिया है एंटिटी ने, then you will recognize the grant. If the grant is paid on different basis, example achievement of non-financial objective such as creation of specified number of new jobs, जैसा कि हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया कि अगर नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने को कहा है गवर्नमेंट ने, then in that case तब क्या होगा? The grant should be matched with the identifiable cost of achieving it. अगर नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है तब भी जो उसके अगेंस्ट, उस नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के अगेंस्ट जो कॉस्ट आई होगी वो जो इनकर, जब वो इनकर होगी तब ग्रांट रिकॉग्नाइज हो जाएगा। सो बेसिकली रेवेन्यू ग्रांट्स क्या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ये कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिस एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट मुझे एक ग्रांट मिला है उस एक्सपेंडिचर को इनकर करेगी एंटिटी, तभी ग्रांट हम रिकॉग्नाइज करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एंड देन सेकंड क्या कहता है कि अगर वो नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है तो नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव की जो कॉस्ट है अगर वो इनकर की एंटिटी ने, तभी रिकॉग्नाइज करेंगे हम ग्रांट, रेवेन्यू ग्रांट को। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन क्राइटेरिया। प्रेजेंटेशन मतलब कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ग्रांट्स हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, वो कहाँ पे शो होंगे। IAS 20 allows such grants to either be presented as credited in the statement of profit or loss,
या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में क्रेडिटेड मतलब एज एन इनकम हम शो कर दें उन रेवेन्यू ग्रांट्स को, या फिर हम क्या करें, जिस एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट वो ग्रांट मुझे रिसीव हुआ है उस एक्सपेंडिचर से मैं डिडक्ट कर दूं। जिस एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट वो हमें रिसीव हुआ है वो उसमें मैं क्या कर दूं, डिडक्ट कर दूं उस एक्सपेंसेस से। फॉर एग्जांपल कि मुझे पेरोल एक्सपेंसेस के अगेंस्ट ग्रांट रिसीव हुआ है, गवर्नमेंट ने हमें ये कहा कि इफ एंटिटी जो है वो 1000 न्यू जॉब्स क्रिएट करेगी इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, देन उसका जो पेरोल एक्सपेंसेस होंगे उसका 30% एक्सपेंडिचर जो है उसके अगेंस्ट ग्रांट रिसीव होगा। मान लेते हैं एक एंटिटी के कितने पेरोल एक्सपेंसेस हैं, 1 लाख पेरोल एक्सपेंसेस हैं, देन 30,000 वो डिडक्ट करके शो कर सकती है 70,000 अपने P&L प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, यानी कि ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड। और फर्स्ट मेथड ये कहता है कि एक्सपेंसेस हम 1 लाख ही शो करें, एक्सपेंसेस हम 1 लाख ही शो करें, बट क्या कर दें, इस 30,000 को एज एन इनकम शो कर दें, यानी कि क्रेडिट कर दें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। ये दो मेथड हैं जिनसे मैं अपने गवर्नमेंट ग्रांट्स को प्रेजेंट कर सकती हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब नेक्स्ट है इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या कहता है, हमारा एग्जाम्पल है एन एंटिटी इज गिवन $3 lakh an entity is given grant of $3 lakh on 1st Jan 2001 to keep staff employed within a deprived area. The entity must not make redundancies for the next 3 years, मतलब कि वो किसी भी एम्प्लॉय को निकालेगी नहीं 3 years के लिए। By 31st December 2001, no redundancies have taken place and none are planned. आगे कोई प्लान भी नहीं है, एक साल में किसी एम्प्लॉय को एंटिटी ने निकाला भी नहीं और आगे कोई प्लान भी नहीं है ऐसा। The grant should be released over 3 years, meaning that 1 lakh is to be taken to the statement of profit or loss each year. यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि इन दैट केस, अब देखो यहाँ पे हमें ग्रांट ऑल्दो रिसीव हो गया है 3 लाख, बट इस 3 लाख को हमने 3 इयर्स में स्प्रेड कर देना है। क्योंकि जो कंडीशन अटैच है ग्रांट के साथ कि किसी भी एम्प्लॉय को कंपनी निकालेगी नहीं, वो जो कंडीशन है वो 3 साल में ही पूरी होगी। तो इसीलिए हमने क्या किया, ग्रांट को 3 इयर्स 1 लाख जो है वो हर ईयर में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में लेके जाएंगे। नेक्स्ट, दिस कैन बी शोन एज ए सेपरेट लाइन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और डिडक्टेड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब ये जो है यहाँ तो वही दो मेथड आ गए, या तो हम इसको प्रॉफिट और लॉस में क्रेडिट कर दें या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो इससे रिलेटेड जिसके अगेंस्ट ये ग्रांट रिसीव हुआ है हम उससे डिडक्ट कर दें। बट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि 2 लाख जो रिमेनिंग बचे, अब हमने क्या किया, फर्स्ट ईयर में कंडीशन पूरी हो गई। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि बाय 31st December नो रिडंडेंसीज हैव टेकन प्लेस। इसका मतलब फर्स्ट ईयर की कंडीशन पूरी हो गई है, तो हम फर्स्ट ईयर के अगेंस्ट जितना हमारा ग्रांट बनता है वो रिकॉग्नाइज कर देंगे। कितना होगा, ये 1 लाख होगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये पुट होता है कि जो रिमेनिंग 2 लाख रह गया उसका क्या होगा, वो ऑल्दो रिसीव तो हम कर चुके हैं, वो क्या जाएगा, रुपीज 2 लाख विल बी डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम मतलब डेफर करना, मतलब जो इन फ्यूचर के लिए हो, डेफर करना मतलब आगे फ्यूचर पे डाल देना। डेफर्ड इनकम होगी टू बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर द नेक्स्ट 2 years. Of this, 1 lakh will be released within the next year, so will be held within the current liabilities. अब deferred income को, deferred income एक तरह से यहाँ पे मेरी क्या है, ये प्रीपेड इनकम है, और प्रीपेड इनकम हम किस में शो करते हैं, लाइबिलिटी में। अब यहाँ पे एक फोकस करने वाली यहाँ पे ये बात है कि 2 लाख जो हमें रिसीव बैलेंस बच रहा है, 2 लाख जो बैलेंस बच रहा है वो हमने 1 लाख नेक्स्ट ईयर में रिलीज करना है,
एंड 1 लाख जो है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में रिलीज करना है, यानी कि हमारा 1 लाख सेकेंड ईयर में रिलीज होगा एंड थर्ड ईयर में रिमेनिंग 1 लाख जो रह गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पुट होता है कि क्या हम पूरा 2 लाख रिकॉग्नाइज करेंगे नॉन करंट लायबिलिटी में या कुछ पार्ट करंट लायबिलिटी में भी आएगा। सो इसमें से जो 1 लाख वाला पार्ट है वो हम रिकॉग्नाइज करेंगे किसमें, करंट लायबिलिटी में। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर ही ड्यू है, इसीलिए करंट लायबिलिटी में, एंड रिमेनिंग क्या हो गया हमारा, नॉन करंट लायबिलिटी। सो इस तरह से हमने रेवेन्यू ग्रांट्स को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कैपिटल ग्रांट्स। कैपिटल ग्रांट्स के ट्रीटमेंट के बारे में हमारा स्टैंडर्ड क्या कहता है, IAS 20 परमिट्स 2 ट्रीटमेंट। जिस तरह से रेवेन्यू ग्रांट्स के 2 ट्रीटमेंट थे उसी तरह कैपिटल ग्रांट्स के भी 2 ट्रीटमेंट्स हैं। कौन कौन से ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट ऑफ द ग्रांट अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट एंड डेप्रिसिएट द रिड्यूस्ड कॉस्ट। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हमारा नॉन करंट एसेट कितने का था, 10 लाख का था। अब हमने क्या किया, ग्रांट एक रिसीव किया, इस एसेट के अगेंस्ट 4 लाख का ग्रांट गवर्नमेंट ने हमें दिया। सो फर्स्ट मेथड ये कहता है कि हम 6 लाख का एसेट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज कर दें और इसी पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करें। ऑल्दो ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख है बट हम रिकॉग्नाइज कितनी करेंगे, 6 लाख की। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट्स डिडक्ट कर देंगे। सेकेंड मेथड क्या कहता है, ट्रीट द ग्रांट एज अ डेफर्ड क्रेडिट एंड ट्रांसफर अ पोर्शन टू रेवेन्यू ईच ईयर, सो ऑफसेटिंग द हायर डेप्रिसिएशन चार्ज। सेकेंड मेथड ये बात करता है कि हम क्या करें, हम अपने ग्रांट, जो हमें ग्रांट रिसीव हुआ है, हम उसको एसेट की कॉस्ट में से डिडक्ट नहीं कर रहे, बट हम क्या करेंगे, एसेट की कॉस्ट में से डिडक्ट करने की बजाय यहाँ पे भी उसको एक तरह से डेफर्ड शो कर दें। ये आपको बेटर क्लियर होगा एक इलस्ट्रेशन 2 क्या कहती है, कैपिटल ग्रांट्स पे है। An entity opens a new factory and receives a grant of 15,000 in respect of capital equipment costing 1 lakh. So मेरा जो एसेट है, नॉन करंट एसेट, वो कितने का है, 1 लाख का है, एंड गवर्नमेंट ग्रांट जो रिसीव हो रहा है वो 15,000 का रिसीव हो रहा है। It depreciate all plant and machinery at 20% per annum. Show the statement of profit or loss and statement of financial position extracts in respect of the grant in first year under both methods. So first of all, अगर हम first method की बात करें, first method ये कहता है deduct the grant from the cost of asset, यानी कि 1 लाख minus 15,000 हम क्या कर देंगे, एसेट की कॉस्ट इक्वल्स टू 85,000 एसेट्स की कॉस्ट रिकॉग्नाइज कर देंगे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एंड इस 85,000 पे 20% डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी। सो ये था फर्स्ट मेथड, ठीक है। यानी कि फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग हमारे एसेट जो प्रॉफिट और लॉस में डेप्रिसिएशन जाएगी वो 85,000 का 20% 17,000 डेप्रिसिएशन जाएगी, एंड जो एसेट की नेट कॉस्ट शो होगी, वो कितने की शो होगी, 85,000 माइनस 17,000 इक्वल्स टू 68,000 एसेट की नेट कॉस्ट शो होगी। बट सेकेंड मेथड, अब हम यहाँ पे देखेंगे सेकेंड मेथड क्या कहता है। सेकेंड मेथड ये कहता है द ट्रीट द ग्रांट एज डेफर्ड क्रेडिट एंड ट्रांसफर अ पोर्शन टू रेवेन्यू ईच ईयर। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, यानी कि एसेट की कॉस्ट आपकी कितनी रिकॉग्नाइज होगी, 1 लाख ही, और डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी, 1 लाख का 20%, 1 लाख का 20%। बट क्वेश्चन यहाँ पे फिर से वही पुट होता है कि मैम 15,000 को क्या करेंगे। सो 15,000 को हम क्या करेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज में शो करेंगे, एंड डेफर्ड क्रेडिट की जगह, नॉन करंट लायबिलिटीज में नहीं, सॉरी, लायबिलिटीज में शो करेंगे डेफर्ड क्रेडिट की तरह। डेफर्ड क्रेडिट मतलब जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डेफर्ड इनकम रिकॉग्नाइज की। अब इस 15,000 में से
इस 15,000 का जो 20% होगा, 15,000 का 20% कितना आया, 15,000 का 20%, 15,000 का 20% होगा आपका 3,000। 3,000 जो रिकॉग्नाइज होगा वो करंट ईयर में ही P&L में चला जाएगा, यानी कि करंट ईयर में कितना जाएगा हमारा डेफर्ड इनकम, करंट ईयर में डेफर्ड इनकम P&L में क्रेडिट होगी। कितनी क्रेडिट होगी, 3,000। जो रिमेनिंग एक्सपेंडिचर रह गया, जो रिमेनिंग एक्सपेंडिचर रह गया इस केस में 15,000 आपका टोटल डेफर्ड इनकम थी, जिसमें से 3,000 हमने रिकॉग्नाइज कर दिया, रिमेनिंग रह गई 12,000। अब सिमिलरली 12,000 में से 3,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर में जाएगी, यानी कि ये करंट लायबिलिटी होगी क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर में ड्यू है, एंड रिमेनिंग 9,000 आपका कहाँ चला जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज में शो हो जाएगा। सो इस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन होगी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। नेक्स्ट, in some cases grants may be need to be repaid if the conditions of the grant are breached. some cases अगर जो कंडीशनल ग्रांट होते हैं, अगर एंटिटी उनकी कंडीशंस को ब्रीच कर देती है यानी कि तोड़ देती है, देन इन दैट केस ग्रांट रीपेड होते हैं, गवर्नमेंट वापस ले लेती है ग्रांट। सो जो रीपेमेंट ऑफ ग्रांट है वो आपके चैप्टर नंबर 15 में कवर्ड है, IAS 37 उसके बारे में बात करता है। सो हम ये रीपेमेंट ऑफ ग्रांट आपका चैप्टर नंबर 15 में देखेंगे। नेक्स्ट, सो यहाँ पे आपका IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स खत्म होता है। गवर्नमेंट ग्रांट्स में हमने क्या पढ़ा, गवर्नमेंट ग्रांट्स में हमने पढ़ा कि आपके ग्रांट्स 2 टाइप के होते हैं, कैपिटल ग्रांट एंड रेवेन्यू ग्रांट। कैपिटल ग्रांट मतलब कि जो किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट रिसीव होते हैं, रेवेन्यू ग्रांट का मतलब जो किसी रेवेन्यू एक्सपेंसेस के अगेंस्ट रिसीव होते हैं। अब कैपिटल ग्रांट को प्रेजेंट करने के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 2 मेथड्स हैं, या तो हम क्या करें, हम उस कैपिटल ग्रांट को डिडक्ट कर दें एसेट की कॉस्ट में से, या हम क्या करें, हम उसको डेफर्ड क्रेडिट की तरह शो कर दें। सेम इज द केस विद रेवेन्यू ग्रांट्स। अब नेक्स्ट हमने कवर करना है स्टैंडर्ड IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट। अब बोरोइंग कॉस्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि अगर किसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को एक्वायर करने के लिए जो एंटिटी है वो फंड्स बोरो करती है, देन इन दैट केस जो बोरोड फंड्स पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं बोरोइंग कॉस्ट, उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। सो IAS 23 क्या कहता है, IAS 23 कहता है, IAS 23 regulates the extent to which entities are allowed to capitalize borrowing cost incurred on money borrowed to finance the acquisition of certain assets. So basically IAS 23 किस बारे में बात करता है कि जो एंटिटी बोरोइंग कॉस्ट इनकर कर रही है उसको कैपिटलाइज कितना करना है, यानी कि कितनी बोरोइंग कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी, ये IAS 23 में हम पढ़ेंगे। अब borrowing cost must be capitalized as part of asset if the asset is qualifying asset. So first of all asset जो है वो qualifying asset होना चाहिए, तभी हम उसके अगेंस्ट borrowing cost को कैपिटलाइज कर सकते हैं। One which necessary takes, अब qualifying asset का मतलब क्या होता है, so qualifying asset का मतलब होता है one which necessarily takes a substantial period of time to get ready for intended use or sale, जिसको सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है यूज के लायक बनने में। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग हो गया या प्लांट एंड मशीनरी को अगर आप कहीं से मैन्युफैक्चर करवा रहे हो तो। अब नेक्स्ट पार्ट है स्टैंडर्ड का कि हमें कैसे पता लगेगा कि अब हमें कैपिटलाइजेशन शुरू कर देनी है, मतलब कि अब हमने जो बोरोइंग कॉस्ट इनकर हो रही है उस एसेट के अगेंस्ट जो मैंने परचेज किया है उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड करना शुरू कर देना। सो IAS 23 कहता है, IAS 23 states that capitalization of borrowing cost should be commenced when all the conditions are met. कौन सी? एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट इज बीइंग इनकर्ड, जो एसेट को एक्वायर करने के लिए हम बोरोइंग कॉस्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट एक्सपेंडिचर इनकर हो जाना चाहिए। बोरोइंग कॉस्ट आर बीइंग इनकर, उसके अगेंस्ट बोरोइंग कॉस्ट इनकर हो जानी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि हमने अभी लोन लिया नहीं है, लोन की रीपेमेंट शुरू हुई नहीं है, वो हम पहले ही बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करते जा रहे हैं, नहीं, वो चीज नहीं होगी अलाउ। नेक्स्ट, एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट्स फॉर इंटेंडेड यूज और सेल आर इन प्रोग्रेस। मतलब जैसे कि आप बिल्डिंग अगर परचेज कर रहे हो, आप बिल्डिंग परचेज कर रहे हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जानी चाहिए या वो एक्टिविटी स्टार्ट हो जानी चाहिए जो उस एसेट को बनाने के लिए जरूरी है। सो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब ही बोरोइंग कॉस्ट हम कैपिटलाइज करनी शुरू कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। बोरोइंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा यूज करेंगे? Where funds are borrowed specifically to acquire a qualifying asset, borrowing costs which may be capitalized are those actually incurred less any investment income. Less any investment income, मार्क कर लो, less any investment income लिखा हुआ है। मैम ये investment income बीच में कहाँ से आ गई? सो बेसिकली देखो, वो ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट करना है, जो एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट एंटिटी पे कर रही है, इनकर कर रही है, एक तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, वो वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लेना है, माइनस समटाइम्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स करती है एंटिटी। क्या हुआ, मैंने 10 मिलियन का लोन लिया एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मैंने 10 मिलियन का एक लोन लिया बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए 1 जनवरी 2019 को, 1 जनवरी 2019 को। अब बिल्डिंग एक ही दिन में तो बन नहीं जाएगी और ये 10 मिलियन पूरा एक ही दिन में यूटिलाइज तो हो नहीं जाएगा, धीरे धीरे करके यूटिलाइज करूंगी मैं। सो इस केस में मैंने क्या किया, मैंने इसमें से 10 मिलियन में से 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट्स कर दी कि मेरा जो कैश है या मेरा जो यहाँ पे अमाउंट है वो आइडल पड़ा हुआ है, मैं कहीं इन्वेस्ट कर देती हूँ तो मुझे इंटरेस्ट इनकम रिसीव होगी। सो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी फॉर 4 मंथ्स। सो इन दिस केस IAS 23 ये कहता है कि 10 मिलियन पे जो आप रेट दे रहे हो, लगा रहे हो, रेट पे कर रहे हो जिस रेट से, एक तो वो इंटरेस्ट ले लो, माइनस इसमें से जो आपको इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो माइनस कर देना है, यानी कि नेट बोरोइंग कॉस्ट हमने रिकॉग्नाइज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, where funds for the project are taken from journal borrowings, the weighted average cost of journal borrowings is taken. इसका मीनिंग क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने 10 मिलियन का एक लोन लिया हुआ था जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं पे कर रही थी 6%, एंड एक और लोन लिया हुआ था 5 मिलियन का जिसपे मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रही थी 10%। अब मैंने क्या किया, मैंने इन्हीं दो लोन्स के जो फंड्स मेरे पास पड़े हैं उसमें से एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी शुरू की, उसमें मैंने 7 मिलियन का पूरा एक्सपेंडिचर किया। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि मैम 7 मिलियन में से कितना पार्ट हमारे इस लोन का माना जाएगा जो 10% का है, या कितना पार्ट 6% लोन का माना जाएगा। सो IAS 23 हमारा स्टैंडर्ड कहता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लो। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी है ये हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी, इफ एन एंटिटी हैड अ 10 मिलियन 6% लोन एंड 2 मिलियन 8% लोन। 2 टाइप्स ऑफ लोन है, 10 मिलियन का 6% एंड 2 मिलियन का 8%। द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 मिलियन का ले लो 6% एंड 2 मिलियन का ले लो 8%, डिवाइडेड बाय टोटल बोरोइंग्स आपकी जितनी है, यानी कि 10 + 2 12 हो गया। अब इस जो ये कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा 6.33%। अब ये 6.33% को अब जो हम इन दोनों लोन्स में से खर्चा करेंगे उस लोन को उसकी बोरोइंग कॉस्ट को हम इस रेट से कैपिटलाइज करेंगे। द अमाउंट टू बी कैपिटलाइज वुड बी द अमाउंट स्पेंट ऑन द एसेट मल्टीप्लाइड बाय 6.33% पर एनम। सो ये था आपका कंसेप्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। नेक्स्ट है सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, मतलब
सीजेशन मतलब अब हमने ये पता कर लिया IAS 23 से कि मुझे कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कब करनी है। नेक्स्ट हमने ये पता लगा लिया कि कैपिटलाइजेशन कितने रेट पे करनी है, कितनी कैपिटलाइजेशन, कितनी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करूंगी। अब ये कैपिटलाइजेशन ऐसा नहीं होगा कि आपने करते ही जाना है, हमने इसको स्टॉप करना है। कब स्टॉप करना है, यानी कि एसेट की कॉस्ट में तब वो ऐड नहीं होगी, बोरोइंग कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगी, तब वो किस में जाएगी, P&L में। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट शुड बी सीज मतलब स्टॉप when either substantially all the activities to prepare qualifying asset is completed, यानी कि आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है तब, या कंस्ट्रक्शन इज सस्पेंडेड, किसी ना किसी रीजंस के कारण कंस्ट्रक्शन जो एसेट की है वो मैंने सस्पेंड कर दिया, अभी रोक दिया। फॉर एग्जाम्पल कुछ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया जिसकी वजह से मुझे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रोकनी पड़ी, तो इसको मैं क्या कहूंगी, तब जो फॉर सस्पेंडेड पीरियड जो बोरोइंग कॉस्ट हमारी इनकर हो रही थी वो भी रुक जाएगी, बोरोइंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज हो रही थी वो भी रुक जाएगी। नेक्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड हमने कवर करना है IAS 40 यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे हमारा IAS 16 का पार्ट खत्म होता है। अब IAS 16 हमने पढ़ा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में, एंड IAS 16 से रिलेटेड ही कौन से स्टैंडर्ड पढ़े हमने, IAS 23 एंड IAS 40। IAS 23 था बोरोइंग कॉस्ट, एंड IAS 20 हमने पढ़ा जो कि था हमारा ग्रांट्स पे। अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड हमने कवर करना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टैंडर्ड समझने से पहले मुझे फिर से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मीनिंग समझना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज लैंड और बिल्डिंग हेल्ड टू अर्न रेंटल्स और कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मतलब एंटिटी की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसने फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम, यानी कि रेंटल्स इंटरेस्ट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, या रेंटल्स दूसरे भी होंगे, वैसे तो प्रॉपर्टी पे रेंट ही आएगा, या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखी हुई है, या दोनों के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी। सो बेसिकली यहाँ पे अगर IAS 16 एंड IAS 40 में हम डिस्टिंक्शन करना चाहें तो क्या बनेगा, IAS 16 लगता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब जिस प्रॉपर्टी को यूज करके हम अपने बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल PCs, अब PCs हमारे लिए क्या हो गए, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट IAS 40 का मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी, पहले तो IAS 40 लगता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे। IAS 40 का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिनको मैं फॉर द पर्पस ऑफ इनकम जनरेशन, इन्वेस्टमेंट इनकम एक तरह से मैं कह सकती हूँ जिनसे मुझे आती है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हुई। रेदर देन यूज बाय द एंटिटी फॉर सेल, रेदर देन मतलब छोड़ के। अब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, IAS 40 में हम जो एसेट वैल्यू करते हैं वो वही कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल पे करते हैं, अब ये कॉस्ट मॉडल क्या होता है, कॉस्ट मॉडल मतलब सेम वही जो IAS 16 में था। आपने क्या करना है, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट पे शो करना है, लेस एनी अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और फेयर वैल्यू मॉडल क्या है, फेयर वैल्यू मॉडल है द एसेट इज रीवैल्यू टू द फेयर वैल्यू एट एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब कि यहाँ पे वो रीवैल्यूएशन की तरह ही होगा कि एसेट जो है वो रीवैल्यू करेंगे फेयर वैल्यू पे एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के एंड में देखोगे कि फेयर वैल्यू जो है वो कितनी है, एंड देन उसके बाद चेंज करेंगे। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है, IAS 16 में और IAS 40 में ऑल्दो फेयर वैल्यू मॉडल हमें देखने में सेम रखते हैं, बट इस केस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा फेयर वैल्यू चेंज की वजह से वो P&L में जाएगा, OCI में नहीं जाएगा। IAS 16 में हम उसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कवर करते थे, बट यहाँ पे हम वो प्रॉफिट और लॉस में करेंगे। क्योंकि जो
IAS 40 है वो किस पे लग रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे लग रहा है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन या लॉस मैं कभी भी रियलाइज कर सकती हूँ उसको सेल करके। सो इसीलिए हमने जो यहाँ पे गेन या लॉस हुआ वो प्रॉफिट और लॉस में डाला। नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज, फेयर वैल्यू मॉडल में कोई भी जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो चार्ज नहीं होगी। Fair value is normally established by reference to current market prices on active market for property in the location and condition. So fair value के बारे में वो ये कह रहे हैं कि fair value कहाँ से आती है, fair value वहाँ से आती है जहाँ से current market price उस property के related market में चल रहे हैं। So fair value का standard जो है वो हम basically पढ़ेंगे आपके चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में IFRS 13 आता है। IFRS 13 किस पे, क्या नाम है उस स्टैंडर्ड का, फेयर वैल्यू मेजरमेंट। IFRS 13 का नाम है फेयर वैल्यू मेजरमेंट। ये स्टैंडर्ड हमें एग्जैक्ट बताएगा कि फेयर वैल्यू का क्या मीनिंग होता है एंड कैसे हमने उसको कैलकुलेट करना है। सो अभी के लिए आप इतना समझ लो कि फेयर वैल्यू का मतलब कि जो उस एसेट से रिलेटेड या लाइबिलिटी से रिलेटेड एक्टिव मार्केट में प्राइसेस चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास वीवो का फोन है तो वीवो का फोन मार्केट में कितने का बिक रहा है, सेकेंड हैंड फोन, वो क्या होगी, उसकी फेयर वैल्यू होगी। सो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है। चैप्टर नंबर 2 में बेसिकली हमने काफी सारा कुछ पढ़ा। अब चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका IAS 16। IAS 16 किस पे था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में ये स्टैंडर्ड था। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी, रीवैल्यूएशन कैसे होगी अकाउंटेड, ये हमने IAS 16 में कवर किया था। नेक्स्ट हमने पढ़ा आपका IAS 20। IAS 20 किस पे था, गवर्नमेंट ग्रांट्स पे। गवर्नमेंट ग्रांट्स में हमने ये देखा कि अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को एक्वायर करने के लिए अगर गवर्नमेंट कोई ग्रांट देती है तो हम उसको किस तरह से डील करेंगे। नेक्स्ट स्टैंडर्ड हमने पढ़ा IAS 23। IAS 23 था बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट, अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को एक्वायर करने के लिए हम कोई बोरोइंग कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, देन इन दैट केस उस बोरोइंग कॉस्ट का कितना पार्ट हमने कैपिटलाइज करना है, एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है, हमने ये देखा। नेक्स्ट हमने पढ़ा IAS 40। IAS 40 था हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किस तरह से अकाउंट फॉर करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये हमने IAS 40 में कवर किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। आइए चैप्टर नंबर 3 में कौन सा IAS कवर करेंगे, चैप्टर नंबर 3 में हम लोग कवर करेंगे आपका IAS किस पे, इंटेंजिबल एसेट पे। इनटेंजिबल एसेट पे जो आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है हम वो इस चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। अब इनटेंजिबल एसेट पे कौन सा स्टैंडर्ड लगता है, इनटेंजिबल एसेट पे लगता है हमारा IAS 38। IAS 38 बात करता है इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में। सो इनटेंजिबल एसेट्स जो हैं इस IAS 38 में हम क्या पढ़ना है कि इनटेंजिबल एसेट्स को कब रिकॉग्नाइज करना है। सेल्फ जनरेटेड इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना भी है या नहीं करना। रिसर्च एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इस तरह के एक्सपेंडिचर्स के बारे में हम चैप्टर नंबर 3 कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक रेस्ट।